आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सुप्रीम कोर्ट के जरिए कर्नाटक के नाअहल करार दिए गए 17 अरकान असेंबली पर फैसला आने के बाद कर्नाटक में फिर सियासत एक तरह से शुरू हो गई है। कोर्ट ने स्पीकर के फैसले को सही ठहराया, यानी कांग्रेस और जेडीएस के अरकान नाअहल करार पाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन अरकान को कुछ राहत देते हुए दोबारा इंतखाब लड़ने की इजाजत दे दी है। अब कर्नाटक में 15 असेंबली हलकों के लिए 5 दिसंबर को ज़िमनी इंतखाबात होंगे, जहां नाअहल करार दिए गए अरकान अपनी किस्मत आजमाएंगे, जिसमें बीजेपी ने 10 बागी अरकान को टिकट दिया है। कांग्रेस जेडीएस के बागी अरकान को गले लगाने से बीजेपी के अपने ही लीडर एक तरह से नाराज हैं। साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग को जबरदस्त झटका लगा है। बीजेपी ने रोशन बेग को पार्टी में शामिल करने से इनकार किया है। रोशन बेग की जगह सरवन को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। रियासत में इस तोड़फोड़ की सियासत से अवाम को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। सवाल यह उठता है कि इस मफाद की सियासत से आखिर फायदा किसे हुआ। आज इसी को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। कुछ बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ डिबेट में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कर्नाटक में बाई इलेक्शन की सियासत शुरू हो चुकी है। 5 दिसंबर को रियासत के 15 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। वज़ीर-ए-आला येदियुरप्पा की मौजूदगी में 14 नाअहल एमएलएज ने बीजेपी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। नाअहल अरकान में साबिक रियासती वजीर रोशन बेग भी शामिल हैं, लेकिन आखिरी मरहले में बीजेपी ने रोशन बेग का साथ छोड़ दिया। बीजेपी ने 10 बागी अरकान को टिकट दिया है। कांग्रेस जेडीएस के बागी अरकान को गले लगाने से बीजेपी के अपने ही लीडर नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, लोकसभा में हो या असेंबलीज में हो, मुसलमानों को नहीं लाना चाहती हो। ये तो साफ जाहिर है। और आप पिछले इसमें देख रहे हैं, अब हमारा माइनॉरिटी मिनिस्टर भी चौहान है। तो ऐसे हालात में आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी को एक एमएलए की टिकट देगी या एमपी की टिकट देगी। यहाँ तक कि नकवी साहब को भी, जो यूनियन मिनिस्टर है, उनको भी राज्यसभा से लिया गया है, ना कि लोकसभा से। लेकिन ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि जब आप कोई पार्टी से उभर के एक बहुत बड़े लीडर बनते हैं, रियासती लीडर बनते हैं, आप उसके साथ जुड़कर कौम की और पूरे रियासत के लोगों की खिदमत करना था। लेकिन इन्होंने कुछ अपने अपॉर्चुनिस्ट आइडिया की वजह से वो बीजेपी जाना चाह रहे थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। रोशन बेग को छोड़कर तमाम नाअहल एमएलएज का बीजेपी ने इस्तकबाल किया है। वज़ीर-ए-आला येदियुरप्पा ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को कामयाबी हासिल होगी। वहीं अपोजिशन लीडर सिद्धरमैया ने कहा कि अवाम नाअहल एमएलएज को सबक सिखाएंगे। ದೇವರ ಮೆಚ್ಚೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ತನು ಮನ ಧನದಿಂದ ಅವರ ಗೆಲುವಿಗೆ ನೀವು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಬೇಕು। ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ 10th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಮ್ಎಲ್ಎಸ್, ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಎಮ್ಎಲ್ಎಸ್। ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕಳಂಕ ಒತ್ತುಕೊಂಡು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು। 15 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के पेश नजर बीजेपी ने 14 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। मुस्लिम अक्सरियती हलका शिवाजी नगर के लिए बीजेपी ने तमिल तबके से ताल्लुक रखने वाले सरवन को अपना उम्मीदवार बनाया है। रियासत में इस तोड़फोड़ की सियासत से आवाम को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। सवाल ये उठता है कि इस मफाद की सियासत से फायदा किसे हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जाहिर सी बात है कि कर्नाटक में एक बार सियासी नाटक फिर देखने को मिल रहा है, और यह भी बिल्कुल साफ है। कर्नाटक की आप अगर सियासत की बात करते हैं, सरकारों की बात करते हैं, तो 1.5 साल पहले असेंबली इंतखाबात के नतायज आए थे। पहली बार जेडीएस और कांग्रेस ने सरकार बनाई। 14 महीने तक यह सरकार चली। येदियुरप्पा ने वो सरकार गिरा दी, और उसके बाद येदियुरप्पा 4 महीने से, यानी बीजेपी की सरकार है। लेकिन पिछले 1.5 साल से अगर आप देख लीजिए, 18 महीनों की जो सियासत हुई है, 18 महीने की कर्नाटक में जो सरकार चली है, उसमें आवाम का कहीं भला नहीं हुआ है। उसमें पब्लिक और आवाम की कोई बात नहीं की गई है, क्योंकि जो भी सरकारें अभी तक आई हैं
वो सिर्फ अपना इख्तिदार और अपनी सरकार बचाने में लगी रही हैं। यानी कहीं ना कहीं इन 1.5 सालों में आवाम का नुकसान हुआ है, कर्नाटक में किसानों का नुकसान हुआ है, और एक तरह से वो लोग ठगे गए हैं जिन्होंने एक तरह से जो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था वो बीजेपी में चले गए, जिन्होंने जेडीएस को वोट दिया था वो बीजेपी का उन्होंने दामन थाम लिया। तो कहीं ना कहीं बड़ी अजीबोगरीब सियासत कर्नाटक में पिछले 18 महीनों से देखने को मिल रही है। अब जो कर्नाटक में सियासत हो रही है, आज प्राइम डिबेट में उस नाटक की हम बात करेंगे, उस सियासत की बात करेंगे। कुछ बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ शेष नारायण सिंह साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, वो इस डिबेट का हिस्सा है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अखलाक अहमद खान साहब लीडर हैं कांग्रेस के, वो मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा जुड़े हुए हैं। इनके अलावा राजीव पांडे साहब तर्जुमान हैं, स्पोक्सपर्सन हैं बीजेपी के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। तनवीर अहमद साहब सियासी तज्जिया निगार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी इस डिबेट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में एक दो मेहमान और मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे, लेकिन अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम है न्यूज 18 उर्दू में। शेष नारायण साहब, सर मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि 18 महीने की सियासत हमने देखी कर्नाटक में। 14 महीने जेडीएस और कांग्रेस की सरकार, और उसके बाद तकरीबन 4 महीने एक तरह से कंप्लीट हो रहे हैं। येडियुरप्पा की सरकार को 100 दिन पूरे हो गए, 3 महीने से ज्यादा की सरकार हो गई। लेकिन शेष नारायण साहब, मैं सिर्फ यह देख रहा हूं कि जो भी सरकारें आई वो कहीं ना कहीं अपना इख्तिदार, अपनी सत्ता और अपनी सरकार बचाने में लगी रही। आवाम की फिक्र कर्नाटक में किसी सरकार को नहीं हुई। हाँ, सरकार वहाँ तो फ्रॉम द डे 1 तोड़फोड़ शुरू हो गई। और जैसे आपने देखा कि वहाँ नताइज आने के पहले ही गुलाम नबी आज़ाद साहब वहाँ पहुँच गए और उन्होंने उनको बना दिया, ऐलान कर दिया कि साहब ये हमारे वज़ीर आला होंगे जनाब कुमारस्वामी साहब। तो वो सपोर्ट हो गया और सारी चीज़ बन गई और सरकार बन गई। लेकिन उसमें जो कांग्रेस के अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शंस थे, डीके शिवकुमार अपने को बड़ा नेता मानते थे और ये क्या नाम सिद्धरमैया अपने को अपना हक मानते थे वज़ीर आला की कुर्सी को। तो वहाँ पे जो माहौल पैदा हुआ उसमें फिर तोड़फोड़ की गुंजाइश बनी। और दूसरी, आजकल इन लोगों ने तोड़ दिया, उन लोगों को तोड़ दिया। लेकिन अब मामला बहुत ही दिलचस्प हो गया है जी कि वो लोग अब, हालांकि उनके स्पीकर ने, रमेश कुमार साहब ने तो सबको खारिज कर दिया था कि इस में लड़ भी नहीं सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लड़ने की परमिशन तो दे दी है। अब बीजेपी की दुर्दशा बहुत अजीब है, अजीबोगरीब हालात में फंस गए हैं कि साहब वो ऐसे लोगों को टिकट देने को मजबूर हैं जिनको उन्होंने लिया था, जिन्होंने तोड़ा था। वो एथिक्स का तकाजा है कि उनको टिकट दें, और टिकट तो दे दिया। लेकिन अब उनकी पॉपुलैरिटी क्या है? अगर कहीं जेडीएस और कांग्रेस ने उनको हराने की गरज से ही टैक्टिकल लड़ाई कर दी तो इनके लिए निश्चित रूप मुकम्मल तौर पे मुश्किल आने वाली है। लेकिन रोशन बेग साहब का मामला बहुत दिलचस्प है। रोशन बेग साहब वहाँ के बड़े लीडर हैं कर्नाटक के, बिल्कुल। और आज उनको न खुदा ही मिला न विसाले सनम। यानी वहाँ होते तो कम से कम एमएलए थे, अभी 3 साल बाकी है, 3.5 साल एमएलए ही रहते, और यहाँ तो उनको इन्होंने इधर भी टिकट ही नहीं दिया। तो ये मामला दिलचस्प है। इसलिए ये सबक भी है कौम के लिए कि भैया तुम्हारे लिए वहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। नमूने के तौर पे कुछ मुसलमान शामिल किए जाते हैं, लेकिन इसके बहुत बड़े नेता को बीजेपी स्पेस नहीं देती। बिल्कुल। मैं तनवीर साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप कर्नाटक से ही आते हैं और जो बातें शेष नारायण साहब ने कही है इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। जो इशारा शेष नारायण सिंह साहब ने किया कि अब जो तस्वीर कर्नाटक की बनी, ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बहुत एक तरह से मुश्किल है, क्योंकि इससे एक तरह से ये तो वाजे हो गया कि उन 15 जो डिस्क्वालिफाइड नाअहल जो अरकान थे उसमें से 10 को बीजेपी ने टिकट दिया है। तनवीर साहब, कहीं ना कहीं इससे यह तो वाजे हो रहा है कि जेडीएस और कांग्रेस की सरकार के पीछे जो पूरा गेम हुआ था उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का ही हाथ था और येडियुरप्पा जी का हाथ था। जी, ये बातें तो उस दौर में भी, उस जमाने में भी होती रही। जिस तरह से सारा मामला हुआ, बम्बई ले गए एमएलएज, ये सारी चीज़ों को आपने भी नशर किया, यहाँ के अखबारात में भी ये बातें आई। बल्कि ये सारी बातें स्ट्रीट पर होती रहीं,
जो ऑटो में सफ़र कर रहे थे वहाँ भी यही डिबेट हो रही थी। बड़ी हद तक पब्लिक का माइंड ये कबूल कर लिया था कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है। तो ये तो माजी की बात है। अब जब इंतखाबात होने वाले हैं तो अब ये देखना है कि क्या अवाम इन्हें सबक सिखाएगी या किस तरह वोटिंग पैटर्न होगा, अवाम का, वोटर्स का क्या मूड रहेगा। देखिए जजमेंट जो आया है, जजमेंट में तो बड़ी जजेस ने कंसर्न का इजहार किया है कि इन्होंने मोरालिटी का सबूत नहीं दिया है और इस तरह नहीं होना चाहिए। जब कोई पार्टी पावर में होती है तो एक अलग अंदाज से काम करती है, जब पावर से दूर हो जाती है तो फिर दूसरा रवैया होता है। तो दोनों पार्टियों को, जो पावर में होते हैं उनको और जो पावर में नहीं होती हैं उनको, दोनों को गोया लताड़ा है और एथिक्स की बात कही है। हम एथिक्स की बात आज कह रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, उसमें भी एक बड़ा सा चैप्टर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स सिखाए जाएं। अब ये सारी बातें अगर कागज पर, किताब में रहें और हमारे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो कानून बनाते हैं वो एथिक्स का पासो लिहाज नहीं रखेंगे तो फिर देश किधर जाएगा, कैसे जाएगा। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट साहब ने फिर रोशन बेग साहब की बात कही। रोशन बेग साहब की बात को लेकर जहां मीडिया में बड़ी हलचल है, वहां माइनॉरिटीज में इतना ज्यादा कंसर्न नहीं पाया जाता। ग्राउंड लेवल पर जाकर देखेंगे, क्योंकि शायद ऐसा लग रहा है कि माइनॉरिटीज ने माइंड बना लिया है कि अब ऐसे जो लीडर्स हैं जो अपने मकसद के लिए इधर उधर जाते हैं तो उन्हें थोड़ा मौका परस्त उनको सबक सिखाया जाए। वैसे एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि अगर रोशन बेग साहब बीजेपी से इलेक्शन लड़ते तो शायद उन्हें उतने ज्यादा वोट नहीं मिलते जितना कि वो अब आजाद उम्मीदवार के हैसियत से लड़ेंगे, क्योंकि बहरहाल वो एक टॉल लीडर हैं, वो जानते हैं कि किस तरह इलेक्शन लड़ा जाए और किस तरह वोट हासिल किए जाएं। अगर वो बीजेपी से नहीं लड़ते हैं, बहैसियत आजाद उम्मीदवार लड़ते हैं, तो वो भी अपना एक कोई एंगल निकालेंगे कैंपेन का और बिल्कुल। लेकिन पिछले 18 महीने से जिस तरह की जो तस्वीर कर्नाटक की सियासत की रही, इसमें कहीं ना कहीं तनवीर साहब अवाम ही एक तरह से ठगे गए। इस बीच मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान डॉक्टर नदीम अहमद साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नदीम, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं राजू पांडे साहब आपके पास आना चाहूंगा। राजू पांडे साहब, अब जो तस्वीर उभर रही, जो पिक्चर कर्नाटक की एक तरह से नई पिक्चर जो बन रही है, अब इसमें क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल होगी इन 15 सीटों में उसे कम से कम आधी सीटें जीत कर एक तरह से आना है, अगर सरकार बचानी है? राजू पांडे साहब, देखिए अबू भाई, ये जो पूरा डिबेट है आज का, शेष नारायण सिंह जी ने, जो काफी सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने जो बात कही है कि देखिए ये जो तोड़ फोड़ की बात हो रही है जी, जब चुनाव का रिजल्ट आया, अगर आप देखें कि जो कुमारस्वामी जी के जितने भी विधायक जीत कर आए थे, उन्होंने किसको हरा करके वो जीत के आए थे, या कांग्रेस के जो लोग जीते थे उसमें से जो लोग आज अपनी पार्टी के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाया उन्होंने, वो किसको हरा करके जीत करके आए थे। देखिए जो सबसे जो भद्दी सियासत ये है कि अलग अलग पार्टियां लड़ती है और चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी अपने लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए येदियुरप्पा जी को, ये क्या कर रहे थे? तो जो सबसे बड़ा जो मॉरल इश्यू की बात है वो ये था कि ये जिसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे उनसे इन्होंने गठबंधन कर लिया। अब इसके पीछे क्या कारण है ये आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात है लीगल में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में है कि आप अपनी सरकार, अपनी पार्टी को तोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी संख्या, 2/3 बहुमत चाहिए पार्टी के भीतर। वो क्यों दिया गया है आपको ऑब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा उस एक्ट में कि एंटी डिफेक्शन लॉ में क्यों है ये, कि जब आपका जो लीडर है वो इतना निरंकुश हो जाए कि आपको लगे कि उसके चुने हुए विधायक में से 2/3 बहुमतों को लगने लगे कि मेरा जो लीडर है वो निरंकुश है, तो आप उसको तोड़ सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं। तीसरी स्थिति आती है कि अगर 2/3 नहीं है और बाहर जाएंगे तो आपको अपना एमएलए-शिप गंवाना पड़ेगा, जो कि कर्नाटका में हुआ। एमएलए-शिप गंवानी पड़ी, उसमें कहीं लॉ में नहीं है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आपने जनता के विश्वास को तोड़ा, इसलिए आप फिर से चुनाव में जाइए, और आज यही हो रही है बात
मेरा ऐसा मानना है कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में और एंटी डिफेक्शन लॉ को अगर आप पढ़ें तो यह बिल्कुल सही है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आपको हम रिस्टोर तो कर नहीं सकते एमएलए, आप जाइए अवाम के बीच में जाइए और आपने जो डिसीजन लिया अपनी पार्टी को छोड़ने का वो उसका फाइनल बिल्कुल। लेकिन राजीव पांडे जी, अब कांग्रेस जो इल्जाम लगा रही है येडियुरप्पा की सरकार पर और बीजेपी पर जो सरकार जो इल्जाम लगा रही है, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने कांग्रेस जेडीएस की सरकार को जबरन गिराया था, जानबूझकर गिराया था, तोड़फोड़ की सियासत बाकायदा इसके लिए हुई थी। ये कांग्रेस का रिएक्शन है। बिल्कुल नहीं, मैं क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं, मेरी बात सुने इस विषय पे। आपने मेरे पूरे फ्लो को रोक दिया, मैं उस पर आ रहा था। जी। मेरा कहना है कि कांग्रेस जो भी आरोप लगा रही है, पहले इनको शर्म आनी चाहिए कि जिनके खिलाफ ये चुनाव लड़े कुमारस्वामी के खिलाफ, और कुमारस्वामी जिनके खिलाफ चुनाव लड़के जीत के आए, इनके साथ इन्होंने लाइंस किया। इससे बड़ी ठगी कोई हो सकती है? मुझे आप बताइए। मैं आपके खिलाफ चुनाव लड़के एक ठगी तो भी आजकल महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं, शुरू करूं। एक ठगी तो महाराष्ट्र में भी राजीव पांडे जी देखने में आ रही है आजकल। जी मैं महाराष्ट्र में मैं क्या कह रहा हूं, बिल्कुल मेरा कहना है जब आप चुनाव लड़ते हैं, आपको अपने अलायंस के साथ, जिसके साथ आप लड़ते हैं चुनाव, आप उस अलायंस को छोड़ करके आते हैं। तो देखिए, इस तरह से राजीव पांडे जी, इस तरह से बिहार में नहीं हुआ क्या? इस तरह से बिहार में नहीं हुआ, इस तरह से जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी चली गई, जेडीयू के साथ बीजेपी चली गई, तो इस तरह की मिसालें तो हैं। दोनों में अंतर है। देखिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बता रहा हूं, वहां पर नीतीश कुमार जी गए थे लालू यादव के साथ, और उनको लगा कि लालू यादव जी उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं करप्शन के इश्यू पे, तो जाकर के उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर नहीं था बिहार में, नहीं जम्मू कश्मीर में। और जहां तक पीडीपी की बार बार बात होती है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी भी एजेंडे को पीछे नहीं रहने दिया, इवन जब पीडीपी के साथ भी सरकार थी तो। और आपने देख लिया क्या हुआ जी। इसलिए पीडीपी का उदाहरण मत दीजिए। आपने देख लिया कि जब पीडीपी के साथ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो जो नेशनलिज्म का जो झंडा था उसको सबसे ऊपर रखा गया। और आज पीडीपी की क्या हालत है आप देख लीजिए। नेशनलिज्म, नेशन, इंटीग्रेशन, मैं यहां पर मिसाल दे रहा था कि पोस्ट अलायंस और प्री अलायंस की मैं मिसाल दे रहा था बस, और मेरा और कोई मकसद राजीव पांडे साहब नहीं था कि बीजेपी किसके साथ जा सकती है या कांग्रेस किसके साथ चली गई, मैं उसकी मिसाल दे रहा था। इस बीच मेरे साथ मोहम्मद अल्ताफ साहब, स्पोक्स पर्सन है जेडीएस के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। अल्ताफ साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं अखलाक के बाद आपके पास आना चाहूंगा। अखलाक साहब, जो बात राजीव पांडे साहब कह रहे थे कि आप चुनाव तो वहां पर अलग अलग लड़े, लेकिन सिर्फ बीजेपी को शिकस्त देने के लिए येडियुरप्पा दोबारा वजीर आला न बने, इसके लिए आप चले गए कुमारस्वामी के साथ और जेडीएस के साथ। क्या ये आवाम के साथ एक तरह से धोखा नहीं है, जिस तरह की सियासत कर्नाटक में हुई? अखलाक साहब, देखिए अबू भाई, आपने खुद बताया अभी पिछले 18 महीने से, अभी राजीव पांडे जी बोल रहे थे, मैं इनके तथ्यों को सही करना चाहूंगा कि किस तरीके का जो है जबरन सरकार गिराने का खेल इन्होंने खेला है, संस्थाओं का उपयोग करके, खरीद फरोख्त करके। और ये बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने आज ये साफ कर दिया है कि कर्नाटक में ऑपरेशन कमल के ढोल की पोल खोल दी है आज पूरी तरह से। और आज कांग्रेस पार्टी इस पर येदियुरप्पा सरकार की बर्खास्तगी चाहती है पूरी तरह से, क्योंकि जिस तरह का खेल इन्होंने खेला है ये इनका इतिहास है, और ये इस तरह की चीजें करते चले आ रहे हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस, अपने इशारे पर जो है वहां पर गवर्नर बिठाकर किस तरह से ये लोग एक तरह से जो है प्रेशर में लेकर, मुझे तो देखिए ये लोग, अभी देखिए मैं मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए अबू भाई, मेरी आवाज 30 सेकंड दीजिए मुझे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने आज पूरे तरीके से साफ तौर पर दिखा दिया कि ये जो है जिस तरह की जोड़ तोड़ और जबरन, ये साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने सरकार को वहां गिराया, ये इनका चरित्र है, दोहरा चरित्र। मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं, आपको देखा गया इनका अखलाक साहब, जो मेरा सवाल था, जो बात राजीव पांडे ने उठाई थी, उसका जवाब नहीं मिला कि कांग्रेस जेडीएस अलग अलग लड़े, और राजीव पांडे कह रहे थे कि किस तरह से ये लोग चले गए बाद में, आवाम अलग लड़े। आपको अबू भाई पता होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी कर्नाटका में, और उन्होंने सत्ता की लालसा न करते हुए जेडीएस के
के चीफ मिनिस्टर को जेडीएस को सरकार बनाई। और उस वक्त में आपने देखा होगा तमाम अखबारात में हमारे जामिया अलमुनाई कुंवर दानिश अली जी जो आज बसपा के एमपी हैं, उन्होंने इनका पूरा खेल बिगाड़ दिया था। जिस तरीके के प्रेशर में लेकर उस तरह भी इन्होंने बहुत जोर लगाए थे। और वो उसमें सारे पेपर्स ने दिखाया था कि स्टार बिहाइंड दिस गठजोड़ जो कांग्रेस का, जेडीएस का और बसपा का जो, ठीक है राजू पांडे साहब, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं। जो है ठीक है, अखलाक से बात हो गई, अब राजू पांडे को सुन लीजिए। जी जी राजू पांडे साहब, देखिए इन्होंने अभी क्या कहा। देखिए एक इनके नेता है राहुल गांधी जी जो झूठ पर झूठ सुप्रीम कोर्ट के नाम से बोलते हैं और फिर बाद में माफी मांगते हैं। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑपरेशन लोटस करते हैं, आप कहां से लाते हैं? मैंने पूरी पढ़ी है, आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं पढ़ा है नहीं, जजमेंट आपको पढ़ना चाहिए। जजमेंट में अयोग्यता बरकरार है। आप गलत बात नहीं करेंगे टीवी पे बैठकर। आपने क्या यही आपका अहंकार है जो जनता ने दिखाया है। आपके पूरे अहंकार को आप बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में थे, हरियाणा को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस में थे, महाराष्ट्र को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस में थे। जनता जनार्दन होती है। झूठ जिस तरीके से आपने जनता को ठगा है पूरी दुनिया ने देख लिया। आज अनुसरण मत करिए, सही बात करिए। नहीं अनुसरण, उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन को साफ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। दिया है। आप क्या बात कर रहे हैं कि जबरन लोटस के बारे में कोई इशू नहीं था। कांग्रेस से आगे झूठ मत बोलिए, चैनल पे जांच होनी चाहिए। जजमेंट है, जजमेंट में डिस्क्वालिफिकेशन को एक्सेप्ट किया गया है, शर्म आनी चाहिए। अपहेल्ड किया है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस, अनलॉफुल एक्टिविटी। अगर संस्थाओं पर इस तरह का उपयोग कर जो आप लोग कर रहे हैं, जनता जाग चुकी है, माफ नहीं करेगी। और सुनिए, ठीक है अखलाक साहब बात हो गई। ठीक है राजू पांडे, मैंने आपको टाइम दिया, अखलाक साहब ने टाइम दे दिया दोनों लोगों को। मैं अल्ताफ साहब आपके पास आऊंगा। ठीक है राजू पांडे साहब, मैंने टाइम दे दिया, अब सुन लीजिए, डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। मैं अल्ताफ साहब आपके पास आऊंगा। अल्ताफ साहब, 14 महीने की सियासत जेडीएस और कांग्रेस की सरकार चली, उसके बाद सरकार एक तरह से गिरी और येडियुरप्पा की सरकार है। अब जब बाईपोल होने जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और जेडीएस फिर अलग अलग खड़े हैं। दोनों अपने अपने बलबूते पर एक तरह से मैदान में हैं, जेडीएस और कांग्रेस। राहुल जी, सोनिया जी। ठीक है अखलाक साहब, अब सुन लीजिए। इनको चुप करिए, इस तरह की बातें नहीं सुनूंगा मैं बिल्कुल भी। आपको शर्म आनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट के अखलाक साहब ठीक है, बात हो गई। मैं अल्ताफ साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बताइए। जी अब मुझे सब बताइए। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि 14 महीने जेडीएस कांग्रेस ने एक साथ मिलकर सरकार चलाई, लेकिन अब जब बाईपोल होने जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जेडीएस और कांग्रेस एक तरह से फिर अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग अपने अपनी ताकत पर एक तरह से चुनावी मैदान में हैं। जी देखिए, 14 महीने पहले जब सरकार बनी थी और इलेक्शन, जब जनरल इलेक्शन हुए थे, जाहिर सी बात है कि जेडीएस और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। जैसे जो एरा चल रहा है अभी कि अलायंस गवर्नमेंट के पूरे हिंदुस्तान के अंदर पार्टियां, रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टीज मिलके जो एक सरकार बनाती हैं, बहुमत आई थी कांग्रेस और जेडीएस के, और जेडीएस से सन्मान्य कुमार स्वामी साहब ने मुख्यमंत्री बने थे और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था, उस हिसाब से चल रहा था। जब ये सरकार गिरी, अब किस वजह से गिरी ये सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है सब आ चुका है और अभी बाई इलेक्शन का हमारा दौर चल रहा है अभी। अब बाई इलेक्शन में हाँ, जेडीएस अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ रही है, कांग्रेस अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ रही है और बीजेपी अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ रही है। ये कोई नई बात नहीं है किसी के लिए। जैसे महाराष्ट्र के अंदर भी आप देख लीजिए, जैसे कांग्रेस और शिवसेना और आपके एनसीपी तीनों मिलके अभी सरकार बनाने की एक योजना बना रहे हैं और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना रहे हैं। ये देखिए, हिंदुस्तान के अंदर पार्टियां, रीजनल पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां है ना, सब अपने अपने आइडियोलॉजी पे रहेंगे। जब सरकार बनानी होती है तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है जहां पे जिसका मैनिफेस्टो होता है। जैसे जेडीएस का मैनिफेस्टो था किसानों का कर्जा माफ करने का, वो हमने 14 महीने में किसानों का कर्जा माफ किया और कांग्रेस ने हमको साथ दिया है। अब हमने ये नहीं कहा कि भाई हम कांग्रेस के साथ हम मिलकर इलेक्शन बाई इलेक्शन लड़ेंगे। कांग्रेस अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ रही है, जेडीएस अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन चुनाव के बाद जो नतीजे होंगे तो दोनों फिर मिल जाएंगे। अब अगर बीजेपी को वहां से हटाना है, जो मिशन वहां पर, अभी तो चुनाव की जेडीएस का है या कांग्रेस का, यही कि बीजेपी को हटाना है।
कांग्रेस और जेडीएस का वही है कि बीजेपी को हटाना है, और 15 जो कैंडिडेट्स अभी कांग्रेस से जो डिस्क्वालीफाइड हुए और सुप्रीम कोर्ट ने उनको अनुमति दी है इलेक्शन लड़ने के लिए, हमारा मुद्दा ये है कि उन 15 लोगों को हराने के लिए, जेडीएस का लक्ष्य है कि हराने के लिए बस। ठीक है, राजू पांडे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं डॉक्टर नदीम उसके बाद आ रहा हूं जी। चलिए मैं एक देखिए, ऐसा है, आप जस्ट इमेजिन करिए कि चुनाव जब हुआ तब कांग्रेस और जेडीएस ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, सारे तरीके के आरोप लगाए। आज जब ये 15 सीट पे भी चुनाव हो रहा है तो ये अलायंस में नहीं लड़ सकते ये। आप देखिए कि ये कर्नाटक की जनता के साथ कितना बड़ा विश्वासघात है। आप कह रहे हैं हम दोनों मिलकर के सीएम बनाना चाहते हैं, हम कर्नाटक की जनता को एक सरकार देना चाहते हैं, लेकिन हम दोनों मिलकर के चुनाव नहीं लड़ सकते। ये पता चलता है कि ये धोखे की राजनीति है। आपने महाराष्ट्र राजीव पांडे साहब, बेमेल शादी हो रही है, आपको मौका मिलेगा तो आप भी हमारे पास आएंगे। ये जो बेमेल शादी जो है ना, ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, कहीं भी बेमेल शादी हो रही है ना, आपकी आइडियोलॉजी कुछ है, जेडीएस की जो आइडियोलॉजी है, क्या कांग्रेस उसको एक्सेप्ट करती है? तो फिर चुनाव दो क्यों लड़ रहे, दोनों पार्टियां मर्ज क्यों नहीं कर जाती? आपकी मर्जी है। अगर आप सारी बातों पर साथ हैं, या अगर कम से कम आपके पास कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, आप 15 सीट के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना सकते, और आप आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं कि अरे आप ऐसा क्या करते? तो राजू पांडे साहब देखिए, राजू पांडे साहब देखिए, कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, सबकी अपनी अलग अलग देखिए सियासत होती है। अब महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना पाए, फेल हो गए, उनका जो फॉर्मूला था वो सही नहीं बैठा। तो ये तो सबकी अपनी अलग अलग एक तरह से सियासत होती है। नहीं, वहां पर भी मैं एक बात बताता हूं, कांग्रेस पार्टी, जेडीएस, इस देश में कम्युनिस्ट पार्टी, देखिए मेरे विरोधी है कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके देश की सारी पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड है। सोनिया प्राइवेट लिमिटेड, लालू प्राइवेट लिमिटेड, मुलायम प्राइवेट लिमिटेड, कुमारस्वामी प्राइवेट लिमिटेड, ये सारी प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं। देश में 2 ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल हमारी पार्टी ही देश की डेमोक्रेटिक पार्टी है, अदरवाइज कोई जाति के नाम पे है, कोई धर्म के नाम पे है। आपके एक साउथ में नए नेता उभर रहे हैं जो पूरे देश में अपने आप को न्यू जिन्ना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो धर्म पर कर रहे हैं खेल, उन्होंने धार्मिक प्राइवेट लिमिटेड है। अदरवाइज आप नाम लीजिए पार्टी को, डीएमके देख लीजिए, प्राइवेट लिमिटेड। इस पर अल्ताफ साहब को जवाब देना चाह रहे हैं, अखलाक से मैं आपके पास भी आ रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं मैं आपके पास। अल्ताफ साहब मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, सारे लोग अभी वेट कर रहे हैं जी। पैसा बनाने के लिए राजनीति, ठीक है, ठीक है, पैसा बनाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, पैसा बनाते रहिए और जेल जाते नहीं, पैसा नहीं बनाएंगे तो फिर खरीदे कैसे जाएंगे, एमएलए कैसे खरीदे जाएंगे, एमपी कैसे खरीदे जाएंगे? कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जिसने यहाँ पे कर्नाटका के अंदर कांड किया है, जिसने हॉर्स ट्रेडिंग किया है यहाँ पे, जिसने कांग्रेस के एमएलए को जो खरीद फरोख्त किया है, ये सबके सामने है, पूरे हिंदुस्तान में सब जनता के सामने है ये। और जैसे इन्होंने किया है और सरकार बनाई है, सबको पता है इसके बारे में। जो सरकार गिराई इन्होंने, और ये कहते हैं कि ये साफ सुथरे हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड की बात नहीं चल रही यहाँ पे कि प्राइवेट लिमिटेड, ये कोई रीजनल पार्टी, ये रीजनल पार्टी है और नेशनल पार्टीज है यहाँ पे, पॉलिटिकल पार्टीज है। अरे गिराई कैसे? आप लोगों ने खरीद फरोख्त गिराई है आपने, ये तो सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी को कैसे ब्लेम कर सकते हैं साहब? ठीक है, ठीक है, मैं डॉक्टर नदीम आपके पास आ रहा हूं, मैं राजू पांडे जी आपकी का सवाल मैं नदीम से ले लेता हूं, कमर्शियल ब्रेक पर जाना है, ठीक है, बात हो गई, अल्ताफ साहब बात हो गई, राजू पांडे जी बात हो गई, डॉक्टर नदीम साहब जो बात यहाँ पर राजू पांडे जी कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी ने जेडीएस कांग्रेस की सरकार गिराई नहीं थी, बल्कि कांग्रेस और जेडीएस अपने जो उनके एमएलए थे उन्हें रोक नहीं पाए, या यूं कहा जाए कि अंदर खाने कहीं ना कहीं वहां पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं था, जिसकी वजह से सरकार गिर गई। सच्चाई आपको क्या नजर आती है? बिल्कुल अबू जी, मैं सहमत हूं आपसे। डॉक्टर नदीम सर, सच्चाई तो ये थी कि वो लोग सच्चाई सच्चाई ये है। मैं अल्ताफ साहब आ रहा हूं, मुझे ब्रेक पर जाना, एक कमेंट ले लेता हूं डॉक्टर। लालच थी, और लालच ये थी कि मैं मिनिस्टर बनूं और मुझे ये सारे पोर्टफोलियोज मिले, इस वजह से सब कर रहे थे। और सर आजकल जो ये रियासती सतह पर ट्रेंड चल रहा है पॉलिटिक्स का, उसमें मैं ऐसा देख रहा हूं कि एमएलएस की जो ख्वाहिशात होती है और जो उनकी तमन्ना और आरजू होती है, वो दिन ब दिन
बढ़ती रहती है, और वो ये चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मिल जाए और ज्यादा से ज्यादा बड़े ओहदे को वो हासिल कर लें। और जब ऐसा नहीं होता है या नहीं हो पाता है तो वो लोग फिर इधर उधर भागते हैं और फिर उसके नतीजे में गवर्नमेंट टूटती है। हालांकि 1985 से ही दल बदल का कानून हिंदुस्तान में बन गया था, उसे चलते चलते फिर 2003 में एक अमेंडमेंट करना पड़ा और उसे 10वीं सूची में भी रखना पड़ा है, तो वो 91वां अमेंडमेंट था भारत का। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान की सियासत में और खासतौर पर रियासती सियासत में ये जो गवर्नमेंट को बनाने का और हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला है और अपनी ख्वाहिशात की बिना पर गवर्नमेंट को बार बार गिरा देना और हमारे लोकतंत्र की विदेशों के अंदर खिल्ली उड़वाने वाला मामला है, ये कहीं ना कहीं इस पर कदगन लगना चाहिए। और अब तो कोर्ट को भी इसमें आगे आना पड़ा और यही वजह रही कि ये कर्नाटक के अंदर 15 एमएलए जो थे उनको डिस्क्वालीफाई करना पड़ा और फिर अब उनका इलेक्शन हो रहा। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र का भी मामला हमारी आंखों के सामने है। तो ये सारी चीजें मैं नहीं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है और इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक सख्त कानून बनना चाहिए और हम लोगों को भी होश का नाखून लेना चाहिए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जमहूरियत के लिए ठीक नहीं। मैं अखलाक साहब ब्रेक पर जा रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा तो इस पर बात होगी, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो शेष नारायण साहब मैं आपसे यह जरूर समझूंगा कि जो मफाद की, जो अपने फायदे की आजकल सियासत एक तरह से चल पड़ी है, आवाम की फिक्र नहीं, जिस आवाम ने मैंडेट दिया उसकी कोई फिक्र नहीं है, किसान की फिक्र नहीं है, रोजगार की कोई फिक्र नहीं है, महंगाई की कोई फिक्र नहीं है, सब अपनी अपनी जेबें भरना चाह रहे हैं। आखिर इस मफाद की सियासत में फायदा किसे होता है, नुकसान कौन उठाता है? ब्रेक के बाद इस पर भी हम बात करेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। तो कर्नाटक में लगातार सियासी नाटक जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बाद फिर से एक तरह से कर्नाटक की जो सियासत है वो गर्मा गई है। अब यहां पर ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। जो अरकान असेंबली नाअहल करार दिए गए थे उनके लिए 5 दिसंबर को चुनाव होना है और अब कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों के लिए, चाहे हम खासतौर से बीजेपी की बात करें, येदियुरप्पा की सरबराही में जिसकी सरकार है, उन्हें 15 जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, 15 जो उम्मीदवार हैं उसमें से ज्यादा सीटें जीतनी है येदियुरप्पा और बीजेपी को, ताकि वो अपनी सरकार बचा सकें। लेकिन कहीं ना कहीं जेडीएस और कांग्रेस के लिए भी ये इंतखाबात बहुत अहम हो जाते हैं। लेकिन लगातार हम यही देख रहे हैं कि कर्नाटक में इस तरह की सियासत हो रही है और आवाम के मफाद की अगर हम बात करें, आवाम और पब्लिक के फायदे की बात करें, तो उधर किसी की कोई नजर नहीं है। सिर्फ वोट लेना है, पब्लिक को देना कुछ नहीं है। यही कुछ कर्नाटक में चल रहा है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं डिबेट में। मैं शेष नारायण साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, कर्नाटक में लगातार हमने देखा कि सिर्फ सियासत हो रही है और जो डिबेट के पहले हिस्से में हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अब जितने सियासी लीडरान हैं, अब चाहे मौजूदा में हम महाराष्ट्र की बात कर लें, सिर्फ अपने अपने फायदे की सिर्फ बात हो रही है, कोई आवाम के बारे में सोच ही नहीं रहा है। आपने एक मिसाल बड़ी अच्छी रोशन बेग साहब की दी थी कि कहीं ना कहीं मौका परस्ती या अपने फायदे के लिए या जितने डिस्क्वालीफाई किए गए, नाअहल करार दिए गए, सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं। इस तरह की सियासत का समाज पर असर क्या पड़ता है, हमारी जमहूरियत के लिए कितना खतरनाक है? शेष नारायण साहब। देखिए, कौम को साहब आवाम को एजुकेट करना पड़ेगा और ये जो नाहल लोग हैं इनको आवाम ही नाहल करार दे दे तो बात बनती है। वही जमहूरियत का वही क्रक्स है, वही उसका सेंट्रल मामला है। जहाँ तक इन लोगों का सवाल है, ये जाहिर है कि ये लोग लालच में गए थे। जहाँ महाराष्ट्र में भी जो तमाम बहसें चल रही हैं, जो तमाम बातें चल रही हैं, और हरियाणा में भी इलेक्शन हुआ, वहाँ पे साहब क्या अच्छे महकमात चाहिए उनको। अच्छे महकमात माने जहाँ रिश्वत ज़्यादा मिले, जहाँ माल ज़्यादा मिले। कर्नाटक में भी, वहाँ महाराष्ट्र में भी यही चल रहा है कि साहब ये रिश्वत ऐलानिया इसमें अब वहाँ पे, यानी जो अब इनकी खट्टर की सरकार है, खट्टर बताते हैं, हम लोग दिल्ली में रहते हैं कि साहब बड़े ईमानदार रहे 5 साल, लेकिन अब क्या करेंगे? अब तो चौटाला ख़ानदान आ गया है और चौटाला ख़ानदान लैंड के महकमा ले लेगा, एक्साइज का ले लेगा, जहाँ पे रिश्वत ज़्यादा मिलती है। और यही मामला वहाँ चल रहा है। इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ के लिए वहाँ लड़ाई चल रही है। तो ये हमारी जमहूरियत के लिए बहुत ही बदनुमा दाग है। ये इस तरह की बात पब्लिक डोमेन में आ रही है, दुनिया भर में हो रही है, तो काहे की जमहूरियत? और जो जमहूरियत का नमूना आपने कर्नाटक में देखा कि साहब अलग अलग इंतखाबात में अलग एक दूसरे को गाली गलौज तक किया लोगों ने, और रिजल्ट नताइज आने के
साथ साथ बल्कि उसके पहले ही साहब वहाँ तशरीफ ले गए और कहा नहीं हम आपको वज़ीर आला बना देंगे। एक तो ये हुआ, और दूसरा अभी आपके बीजेपी के प्रवक्ता राजीव पांडे साहब ने फरमाया कि साहब वो शादी थोड़ी बेमेल थी वहाँ कर्नाटक में, तो मियाँ आपने जो शादी की थी कश्मीर में वो बहुत बहुत मेल की शादी थी। तो इस तरह की देखिए सियासी जो तर्जुमान हैं, सियासी जो तर्जुमान है, इन लोगों पर भी लाजिम है, इनका भी फर्ज है कि ये मतलब, क्योंकि देखिए पूरा मुल्क देख रहा होता है जब ये बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये अपनी बात को एजुकेट करने की गरज से अगर करेंगे तो आवाम का भला होगा। वरना आज कर्नाटक में, जो कि आप बताइए आईटी सेक्टर का हब था, कर्नाटक में क्या क्या नहीं हुआ देवराजर्स के टाइम में, गुंडू राव के टाइम में, और तमाम यानी येदियुरप्पा के टाइम में भी पहले। आज कहाँ पहुंच गया कर्नाटक? महज अब वो कहीं वहां बंबई में ले जाके एमएलए को छुपाए हुए हैं। भाई एमएलए आपके घुड़साल में रहेंगे। इस तरह की जो कल्चर है, और जब इनकी सरकारें होती बीजेपी वही करती है, भी वही करते हैं। तो इनको पूरी की पूरी जो सियासी बिरादरी है, हम कह रहे हैं बाखुदा आप सियासत करिए, लेकिन सियासत ऐसी करिए जो कि अवाम के वेलफेयर के लिए हो, और आप सियासत गंदी सियासत मत करिए। आपको चोर, क्रिमिनल, ये सब चीजें कहने वालों की तादाद में कमी नहीं लाएगी तो हमारी जमहूरियत के लिए ये खतरे की घंटी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस तरह की अगर सियासत शुरू हो जाएगी तो जमहूरियत के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। डॉक्टर नदीम कुछ आप कहना चाह रहे हैं? मैं अखलाक साहब उसके बाद आ रहा हूं। जी डॉक्टर नदीम। मैं सर की बात को ही आगे बढ़ाना चाहता हूं। उसे मलाईदार मंत्रालय बोलते हैं और ये एक ट्रेंड चल चुका है। अभी हमारे यहाँ बहुत सारे सियासी तर्जुमान आते हैं, वो अपनी अपनी पार्टीज का पक्ष रखते हैं, लेकिन जनता के हित की बात ही नहीं कर रहे, अवाम के मफाद की बात ही नहीं करते हैं। और इसके अंदर पॉलिटिक्स के अंदर पहले आज से 25-30 साल पहले एक मोरालिटी होती थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मोरालिटी इस बाजारीकरण में बिल्कुल उड़ गई है। हम ग्लोबलाइज तो हो रहे हैं, लेकिन हम उन सब मोरालिटीज का अपने आप ही अपने हाथों से ही कत्ल कर रहे हैं और गला घोट रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमारे लिए, हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, सबसे बड़ी हमारी जमहूरियत है। हमें कम से कम इस जमहूरियत की पासदारी को अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान किस तरह का मुल्क है जो कि पूरी तरह से जमहूरी अक़दार के ऊपर ही टिका हुआ है। नहीं, बिल्कुल इस तरह का माहौल नहीं बनना चाहिए, वरना जमहूरियत के लिए खतरा है। अखलाक साहब, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी बहुत एक तरह से सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उधर 14 महीने की जो सियासत हुई थी, लगातार आप जेडीएस के साथ गए तो कांग्रेस गई तो जरूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि वो मेल एक तरह से नहीं हो पा रहा था। जो बात राजीव पांडे ने कही है, शेष नारायण साहब ने अभी कही कि बेमेल की शादी थी, कुछ था तो ऐसा ही। देखिए अबू भाई जी, आवाज नहीं मिल रही। नहीं, मुझे आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। 18 महीने की जो सरकार है उसमें आप देखिए ये जो जिस तरीके से इन्होंने वहां पे जबरन सरकार को गिराया है, वो आज इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जो नाअहल लोग हैं आज लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया है। आपने सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक, जी आप सुनिए मेरी बात कंप्लीट हो। इन्होंने, मैं तो कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में उनको नाअहल करार दिया, उन्हीं को ये कैंडिडेट। अखलाक साहब सुन लीजिए, शेष नारायण साहब कुछ कह रहे हैं। जी सर बताइए। अखलाक भाई एक इंटरवेंशन सुन लीजिए आप। यस प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि ये जबरन गिरा रहे हैं, तो आपने जबरन सरकार जाके बना भी तो लिया था। बिल्कुल, क्या मैंडेट सर हमने तो त्याग दिया था, हमने उनको सीएम बनाया, जनता के हक के लिए काम करने की पूरी कोशिश की। लेकिन वो कहते हैं ना, काम करने कहां दिया गया। जिस तरह से ईडी का, सर आप तो जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिस तरह से अब तो ये मकोला चल रहा है। एक नेताजी को फोन आया, किसी ने बताया कि भैया ईडी से बोल रहा हूं, उन्होंने कहा कि भैया मैं कल बीजेपी में आ जाऊंगा। येदियुरप्पा जी बीजेपी में जाते हैं, इन्हें कोई लीडर नहीं मिला वहां पर। जो क्राइम के उसमें जो जेल गए हैं येदियुरप्पा जी, वो इन्हें लीडर हैं। कितने बड़े उन पे चार्जेस लगे हुए थे और वो इनकी क़यादत कर रहे थे वहां पर। और दूसरी बात देखिए, मैं तो कहूंगा इनके टेप्स की जांच होनी चाहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी आज इनकी सरकार की बर्खास्तगी चाहती है पूरी तरह से, क्योंकि डेमोक्रेसी का मजाक बना के रखिए। देखिए नतीजे मर रही है। अब ये डिपेंड करता है कांग्रेस के ऊपर। अखलाक साहब
कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है। अभी से आप क्यों कह रहे हैं कि बर्खास्तगी, अब 10-15 दिन की बात हो रही है, और अगर आवाम आप पर भरोसा करेगी तो आपको एक बार फिर से दे देगी। और किस तरीके से बीजेपी ज्वाइन कराई गई, पूरे देश ने देखा, मजाक बना दिया है डेमोक्रेसी का। और उसके बाद मैं तो कहूंगा कि इनसे ये पूछना चाहिए कि इनका काला धन कहां से आया वो, और इस पे जो है जो इनके नेता हैं उनकी पूरी तरीके से जांच हो। भारतीय जनता पार्टी की जो मूल नेतृत्व है उसने किस तरीके से वहां की सरकार को गिराया, उसकी एक इंक्वायरी सेटअप होनी चाहिए। और इनको कोई हक नहीं है सरकार में बैठने का, जिस तरीके के कारनामे इन्होंने कर्नाटका में किए, और ये यही करते हैं। ठीक है, मैं तनवीर साहब आपके पास लोगों को पवित्र करने के इन्होंने भारतीय को भगोड़े जनता पार्टी। अखलाक सब बात हो गई, अखलाक सब बात हो गई। मैं राजू पांडे आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं तनवीर साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। तनवीर साहब, क्योंकि जो 15 सीटें हैं, ये 15 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मतलब इसे सेमीफाइनल ना समझा जाए बल्कि फाइनल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 15 सीटें और ये जिमनी चुनाव है, क्योंकि ये येडियुरप्पा जी की सरकार गिरा भी सकते हैं, और येडियुरप्पा जी की जो लीडरशिप है, उनकी जो सरकार है, अगर नतीजे बीजेपी के लिए अच्छे आते तो सरकार और मजबूत हो सकती है। कर्नाटक की सियासत के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जिमनी चुनाव। सही, बिल्कुल सही है। ये जिमनी चुनाव बड़े अहम है और ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। अगर 8 सीट बीजेपी को नहीं मिलते हैं तो फिर बीजेपी का क्या होगा पता नहीं। वैसे अगर मान लीजिए बीजेपी को सीट ज्यादा भी हासिल होते हैं तो एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि येडियुरप्पा साहब चीफ मिनिस्टर बरकरार रहेंगे या नहीं रहेंगे। एक जो अहम बात है, देखिए जब पिछली सरकार गिरने के करीब करीब थी तो उससे पहले 1.5-2 महीने अवाम का कोई काम नहीं हो रहा था, और ये इल्जाम बीजेपी के नेता लीडर लगा रहे थे। और आज सिचुएशन ये है, हम अवाम के दरमियान रहते हैं, आज अवाम परेशान है। मैं नॉर्थ कर्नाटका से बिलोंग करता हूं, मुझे मालूम है वहां का एहसास। सैलाब आया, हमारे मुख्यमंत्री 2 दफा दिल्ली गए, क्या लेके आए? खाली हाथ आए। अब वहां हालत ये है, कुडगु और नॉर्थ कर्नाटका के कई फ्लड अफेक्टेड एरियाज में एनजीओज काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। एनजीओज घर बना के दे रही है, एनजीओज लोगों की मदद कर रहे हैं, और सरकार अभी इसी मसले में उलझी हुई है। तो इलेक्शन के बाद भी एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के सामने ये रहेगा, अगर बीजेपी जीत जाती है तो चीफ मिनिस्टर कौन रहे? येडियुरप्पा साहब कंटिन्यू करें या ना करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इधर कुछ दिनों से ये मसला भी खड़ा हुआ है कि हाईकमान से इनके ताल्लुकात फिलवक्त ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह। एक अहम बात जो फिलवक्त आप डिबेट कर रहे हैं वो एथिक्स और मोरालिटी को लेकर भी है। देखिए, एथिक्स और मोरालिटी के हम बेस को, उसकी बुनियादों को नेशनलिज्म के डंडे से पूरा तहस नहस कर रहे हैं। ओके, नेशनलिज्म के डंडे से हर चीज को हम हाँक रहे हैं। अब अवाम को चाहिए, मैं चैनल के इस माध्यम से अवाम से ये कहूंगा कि हम नेताओं को सबक सिखाएं कि हमको कैसे पॉलिटिकल लीडर, कैसे रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए। ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए जो हमें धोखा देकर दूसरी पार्टी में चले जाएं। आज हम जूझ रहे हैं, पिछली गवर्नमेंट में भी करप्शन था, ये गवर्नमेंट में करप्शन और थोड़ा इजाफा हो गया है। जहां जाइए खुलेआम करप्शन है साहब, छोटे बड़े काम के लिए आपको देना पड़ता है। बिल्कुल। राजू पांडे साहब, जो बात तनवीर साहब कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई तो है कि आवाम जब इस तरह की सियासत होती है जो बिल्कुल एक तरह से ये कहा जाए कि लटकी हुई रहती है। अब इस चुनाव के नतीजे पर कहीं ना कहीं येडियुरप्पा जी की किस्मत का फैसला भी होना है। ऐसे में आवाम के काम बिल्कुल नहीं होते हैं। कर्नाटक में तबाहकुन सैलाब आया, येडियुरप्पा साहब, जो तनवीर साहब पूरी कहानी बता ही चुके हैं, लेकिन वहां पर आवाम को जिस तरह से उनकी हेल्प होनी चाहिए थी, मदद होनी चाहिए थी, वो सब नहीं हुआ, क्योंकि सरकारें तो लगी हुई हैं कि किस तरह से सत्ता बचाई जाए। सही नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी जो 15 सीट पे चुनाव हो रहे हैं, जब चुनाव का रिजल्ट आया था तब आपने देखा था कि 3 या 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम रह गई थी। 107 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई थी, और इन लोगों ने किस प्रकार से अपने सारे आइडियोलॉजी को ताक पे रख के उन्होंने लाइन्स बना लिया। आज अगर आप कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं कि करप्शन बढ़ गया है या हो रहा है,
मैं इससे असहमत हूं, क्योंकि अगर आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से लेकर के जितनी भी रिपोर्टिंग अगर आप देखेंगे तो राजू पांडे जी, आइडियोलॉजी की तो बात ही मत कीजिए। आइडियोलॉजी तो मुझे लग रहा है कि भाई जिस तरह से बात शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी के मिलने की चल रही, तो अब आइडियोलॉजी तो मुझे लग रहा है कि सियासत में अब कोई माने नहीं रखती है। यही तो मैं कह रहा हूं जी, ये कांग्रेस की राजनीति है, ये कांग्रेस की राजनीति है। कांग्रेस नहीं, आप देखिए एक बार, जहां तक आप जहां देखिए नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का अलायंस बहुत ही पुराना अलायंस है। शिवसेना के साथ भी बहुत पुराना अलायंस था और अभी वो इधर से उधर जा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या होगा फाइनली। भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है वो, अगर आपने एआईडीएमके, शिवसेना, अकाली और नीतीश कुमार जी के साथ एक लंबा अरसे से अलायंस है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ऐसे नहीं है कि अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ करके जाकर के किसी के साथ अलायंस सरकार बना लेती है। आपने देखा कि इतने दिन तक सरकार चली महबूबा जी की, क्यों नहीं कोई करप्शन कर पाए, वो कोई आरोप नहीं लगा पा रहे हैं। आपने नीतीश कुमार जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ देखी है, कोई आरोप नहीं है, कोई करप्शन, अरे भाई करप्शन एलिगेशन नहीं है। अभी उन्होंने कहा कि खट्टर साहब पिछले 5 साल सरकार चलाए, कोई आरोप नहीं लगा। अब मैं कह रहा हूं कि इस बार होगा, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकार होगी वहां कोई भी करप्शन नहीं हो सकता, करप्शन नहीं हो सकता। मुंह से ही वो बात बता दी जनता को कि आप देखिए किसको आप आइडियोलॉजी बोल रहे होते हैं, कोई आइडियोलॉजी नहीं है बीजेपी की। कहां से आप लेके आए हैं? आप मुझे मौका दीजिए, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तो मैंने कुछ नहीं कहा, बीच में क्यों बोल रहे हैं? बीजेपी को ये देशद्रोही पार्टी बताते हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूं। ठीक है, सेंटर के चुनाव थे उनसे अलग हो गए। अरे भैया उसके बाद यही अबू जी मुझे बात कंप्लीट, लेकिन राजू पांडे जी, ठीक है मैं मौका दे रहा हूं। राजू पांडे साहब, मैं बिल्कुल मौका आपको दे रहा हूं, लेकिन मेरे सवाल के देखिए पूरी ईमानदारी के साथ जवाब नहीं मिला। राजू पांडे जी, मैंने जो किसानों की बात की, मैंने जिस सैलाब की कर्नाटक में बात की, उसका जवाब नहीं मिला। 4 महीने की सरकार हुई, इस सरकार में जो सैलाब में परेशान थे अवाम, उनको राहत नहीं मिली सरकार से। नहीं, ये आप अबू जी कह रहे हैं। अबू जी मेरे हिसाब से ये जो आप कह रहे हैं, येडियुरप्पा जी ने उसका कहा रिजल्ट जब ये 15 सीट पे चुनाव का रिजल्ट आएगा तब आपको पता चल जाएगा। खजाना खाली हो गया करके बता रहे थे। अरे भाई साहब, 15 सीट पर आएगा, आप बताइए। अबू भाई 1 सेकंड का मुझे मौका दीजिए प्लीज। ठीक है, अखलाक साहब बोलिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं राजीव पांडे जी, जिनका अहंकार बोल रहा है पूरी तरीके से, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए क्या? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उनको अयोग्य करार दिया है। बार बार अहंकार, उन विधायकों को, किस तरीके के लोगों के साथ आप मुझे डिबेट करा रहे हैं? नहीं, आप अपनी शर्म आनी चाहिए। आपकी विचारधारा कहाँ है? आप ऐसे लोगों को मौका दे रहे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य करार दिया है। नहीं कर सकता और आप बात में गलत, भाई साहब आप डिबेट कर ही नहीं सकते, आपकी हैसियत ही नहीं है डिबेट करने की। सच्चाई एक्सेप्ट करना सीखिए। आपके विधायक थे, आपके विधायक भाई साहब, आपके विधायक तो आपने खरीदा ना उनको, जांच होनी चाहिए। दल बदलू विधायक को जनता माफ नहीं करेगी। आपने वहां पे खरीदा, पीडीपी के साथ आपने सत्ता के मजे लिए, आप वही महाराष्ट्र में चाह रहे थे, वही महाराष्ट्र में चाह रहे थे। और मुझे मशहूर शेर याद आता है, भाग जाते हैं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं हो जाता। आपका क्या तालमेल हुआ? आज सियासत तो इस तरह की होती रहती है, आवाम का नुकसान होता है। इस तरह की सियासत में, इस तरह की सरकारों से, कमजोर सरकारों से आवाम का नुकसान होता है। अखलाक से बात हो गई, मैंने टाइम दे दिया। बड़ी पार्टी कांग्रेस। ठीक है, मैं अल्ताफ साहब आपके पास आ रहा हूँ। अखलाक से बात हो गई, मैं अल्ताफ साहब निकाय चुनाव में नहीं अखलाक से बात हो गई, नकार दिया, अभी खत्म नहीं हुआ इनका। अब सुन लीजिए, बात हो गई। मैं अल्ताफ साहब आपके पास आ रहा हूं। अल्ताफ साहब, कहीं ना कहीं जो पिछली सरकार थी, जो 14 महीने जेडीएस और कांग्रेस की सरकार चली थी, उससे भी आवाम बहुत ज्यादा खुश नहीं थे और उसमें भी आवाम के कोई काम नहीं हुए थे। आखिर कर्नाटक के आवाम के जो मसाले वो हल कैसे होंगे? अल्ताफ साहब, 1.5 साल हो गया नतीजे आए हुए, लेकिन आवाम परेशान है कर्नाटक में। अबू साहब जी, जब 14 महीने की सरकार थी, जब आवाम के, जैसे आपने कहा कि किसानों के लिए, किसानों का ऋण माफ किया, 48,000 करोड़ रुपीस का जो किसान का ऋण माफ करना था वो बजट अलॉकेट हुआ और बहुत सारा किसानों का ऋण माफ हुआ है। और डेवलपमेंट के लिए सिर्फ बैंगलोर सिटी के लिए
कुमार स्वामी साहब ने 1 लाख करोड़ का बजट किया गया था और कर्नाटका के डेवलपमेंट के लिए। और आपको ये भी बता दूं मैं आपको, जब मुख्यमंत्री बने थे तभी है ना सैलाब आया था जो फ्लड्स के वजह से कूर्ग के अंदर, और उसी टाइम पे कुमार स्वामी साहब और हमारी जो जेडीएस और कांग्रेस की अलायंस पार्टी थी, सरकार थी, उस टाइम पे हमने परिहार भी दिया था, हमने कॉम्पनसेशन भी किया था और उसका रिलीफ फंड भी किया था उसको। जब बीजेपी आने के बाद येडियुरप्पा साहब ने यही स्टेटमेंट दिया, जब ये फ्लड्स की वजह से जो लोग परेशान है, आवाम परेशान है, उन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है। ये तो रिकॉर्डेड है आपके मीडिया के थ्रू, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू येडियुरप्पा साहब ने कहा था ये बात। हाँ नहीं, लेकिन अब जो चुनाव होने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आवाम किस पर भरोसा कर रहे हैं, किसने आवाम का दिल जीता है, ये एक तरह से नतीजों में अल्ताफ से पता चल जाएगा। आप मुझे रखे हुए नतीजों में ये पता चल जाएगा। राजू पांडे साहब, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं बस, मैं शेष नारायण से उसके बाद आ रहा हूं। मैं एक सवाल पूछता हूं। जी। कांग्रेस की सरकार थी 5 साल, उसके बाद 14 महीने की सरकार थी कांग्रेस, जेडीएस और इसकी। आज जो भी स्थिति है कर्नाटका की, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? 6 साल 2 महीने बीजेपी जिम्मेदार है और बीजेपी जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार है, जिम्मेदार है। पूरी तरह से लड़ना हो चुकी है आपका हिंदुस्तान के अंदर और संविधान को बदलाव के लिए और जो देख रही है, सियासी माहौल जनता देख रही है कि किस प्रकार से ये हो रहा माहौल है, वो सब आ चुका है। 1 मिनट का मौका दीजिए प्लीज मुझे। जितनी भी प्रॉब्लम आज कर्नाटक में है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? इनसे आप 2.5 महीने मेरा सवाल के अंदर 5 स्टार होटल के अंदर बिठाते हैं। सिद्धारमैया और कुमार स्वामी से आप पूछिए, 14 महीने और 5 साल। राजीव जी, देखिए मैं इनका जवाब देना चाहूंगा, मैं देना चाहूंगा प्लीज उसकी बात। ठीक है, देखिए अब जवाब के बारे में मैं एक कमेंट शेष नारायण साहब से देना चाहूंगा। ठीक है, अखलाक से बात हो गई भाई, सबका ऑडियो डाउन कर दिया। मैं शेष नारायण साहब के पास जा रहा हूं। ठीक है, सबकी बात हो गई। मैंने सबको डिबेट में सबको बराबर टाइम दिया है। शेष नारायण साहब, सर एक चीज लगातार हम सुनते हैं, तकरीबन हर सियासत में, हर रियासत में इस तरह की सियासत होती है, दल बदल की सियासत। और एक जो लफ्ज हम लगातार सुनते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या आपको नहीं लगता है कि इस पर अब ध्यान दिया जाना चाहिए? कहीं ना कहीं अवाम अपने आप को एक तरह से ठगा हुआ महसूस करते हैं जब इस तरह की सियासत होती है, जोड़ तोड़ की सियासत होती है, दल बदल की सियासत होती है। इस पर अब काम किया जाना चाहिए। शेष नारायण साहब। 100% आपसे मैं मुतमईन हूं। और ये लोग जो कर रहे हैं, सारी सियासी जमातें, ये कौम के लिए ठीक नहीं, अवाम के लिए, मुल्क के लिए ठीक नहीं है, ये वतन के लिए ठीक नहीं है। और इनको अवाम को चाहिए कि इनको बताएं कि भैया ये डेमोक्रेसी है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने साफ साफ फरमा दिया था कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। तो हमारे इन लोगों को कहिए कि अपनी सियासी जमातों को, सियासी तमीज़ को, सियासी तहजीब को इम्प्रूव करें, वरना हमारा जमहूरियत का आशियाना ही नापायदार हो जाएगा। तो ये लोग रहेंगे कहाँ? फिर ये बहुत बुरे वक्त की तरफ बढ़ रहे हैं। इनको जिम्मेदारियां अपनी समझनी पड़ेंगी। और इन कायदीन से हमको उम्मीदें बहुत हैं, अवाम को, वतन को उम्मीदें बहुत हैं, जमहूरियत को उम्मीद है, लेकिन ये लोग उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इनको चौकन्ना करना पड़ेगा। और अल्ताफ साहब भी हैं और साहब सारे लोग बैठे हैं। ये अगर कहीं आप इमेजिन करिए कि अगर ये दोनों में टैक्टिकल एडजस्टमेंट हो गया तो 15 सीटों पे, और तो ये जो दल बदल गए सब हार गए, तो फिर क्या हश्र होगा सरकार का? फिर वही अनस्टेबिलिटी जाएंगे, फिर कोई और आएगा। तो इन चीजों हमको चौकन्ना रहना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बड़ी अच्छी बात शेष नारायण साहब आपने कही। अब जाहिर सी बात है कि अब एक तरह से कर्नाटक की सियासत के मुस्तकबिल की जो चाबी है वो अब अवाम के पास है। जिन 15 सीटों पर अब चुनाव होने जा रहे हैं, अवाम क्या कुछ महसूस करते हैं? क्या वाकई में इस तरह की सियासत से अवाम ठगे जाते हैं? और अगर ठगे जाते हैं तो उनके पास ये एक मौका है कि वो इसका जवाब एक तरह से दे सकते हैं सियासी लीडरों को। बहुत बहुत शुक्रिया शेष नारायण साहब, कीमती वक्त देने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। अखलाक अहमद साहब, डॉक्टर नदीम साहब, तनवीर अहमद साहब, मोहम्मद अल्ताफ साहब और राजीव पांडे जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।